नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सन 2016 में जो हुआ था उसका जीके वाला पोर्शन। दोस्तों, ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन पीवाईक्यू है। बहुत से लोग इधर उधर से कहीं कुछ भी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं क्योंकि इसका पेपर सबमिट हो जाता है। तो इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जैक्ट सन 2016 में पूछा गया था वो, और उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय करा रही थी इसका परीक्षा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहले है कि संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची में, और इसका व्याख्या भी नीचे है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि 52 विषय हैं। वहीं संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। और समवर्ती सूची के ही अंतर्गत इस विषय को आप देखोगे कि केंद्र और राज्य इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो शिक्षा को भी इसी सूची में रखा गया है। फिर इसके बाद आता है 1 मई को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक 1 मई को मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सही ऑप्शन है आपका 2 वर्ष। देखो, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके 5 परमानेंट होते हैं, ठीक है, जिनका कोई कार्यकाल नहीं होता, वो हमेशा के लिए रहते हैं। वहीं 10 देश ऐसे बनाए जाते हैं जो सिर्फ 2-2 वर्ष के लिए आपकी अस्थायी सदस्यता हासिल करते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन आप देखोगे कि महासभा में अपने 2 तिहाई बहुमत से 2 वर्षों के लिए होती है। वहीं 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें आप अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। फिर इसके बाद कह रहे हैं भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो वो है आपकी धान। आप देखोगे कि विश्व में धान उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, ठीक है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में आपका 47% पे धान की खेती की जाती है। जबकि वहीं बात करें अगर गेहूं की, तो ये सिर्फ 15% के पास में है। इसके बाद है आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? इन्होंने किया था 1828 में। वहीं अगर हम बात करें बेलूर मठ की, तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप पेरिस बताओगे। अगर हम बात करें विश्व भर में शांति के लिए, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना निर्माण कर यूनेस्को का मुख्य कार्य है, ठीक है। अगर कोई पूछे यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अपना जो भी राष्ट्र योगदान देते हैं उनको सम्मानित करना और उनकी देखरेख करना ही यूनेस्को का मुख्य काम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था इसको आप नोट कर लीजिएगा, 4 नवंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसका मुख्यालय आपका फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में वर्तमान फरवरी सन 2021 तक है, ठीक है। वहीं अगर बात करें भारत में, तो 38 स्थलों को सूचित किया गया है। आप देखोगे कि बहुत से सुनने को मिलता है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये शामिल है। तो भारत के ऐसे 38 स्थलों को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। वहीं जिसमें बात करें तो 30 सांस्कृतिक चीजों को शामिल किया है, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। वहीं यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे कि 39वें सत्र अक्टूबर सन 2017 में ऑड्री ऑजुले फ्रांस को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो ये सन 2016 का है। तो उसी के रिगार्डिंग आपसे ये पूछा है। फिर इसके बाद आता है पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन अनुमोदन कौन करता है। तो ये करते हैं आपके राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के चरणों का निर्धारण एवं प्राथमिक के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कि योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करता रहता है और योजनाओं को अंतिम रूप यही प्रदान करता है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि बिरजू महाराज
का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है आपका, ठीक है। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? अब देखो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पे तो गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं, बट जो 1 रुपए का नोट होता है ना उस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में स्थित, ठीक है। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय आपके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ये यहीं पे स्थित है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? तो सरोद के प्रवर्तक हैं आपकी अमजद अली खां, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित है, वहीं अल्लाह रखा खान तबला से और शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है शिव कुमार शर्मा? संतूर से संबंधित। और अमजद अली खान ये सरोद से संबंधित है, ठीक है। ये सरोद बजाते हैं, ये सब कुछ वाद्य यंत्र हैं, तो उसके बारे में बात किया है। फिर वहीं कह रहा है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि 18 मई 1974 कब किया गया था? आपका 18 मई 1974 ईस्वी को भारत अपना प्रथम परमाणु विस्फोट किया था, ठीक है, जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत आप देखोगे कि शांति 98 में फिर यही किया गया था 11 मई और 13 मई 1998 में फिर से दोबारा हुआ था यहाँ पे अपना जब भारत सेकंड परमाणु परीक्षण किया था। फिर इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है आपकी इलाहाबाद। ये चार्ल्स वुड जब आया था 1852 में उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। फिर इसके बाद कह रहा है कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो यह है आपका गुजरात, ठीक है। हम सब जानते हैं कि गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य डांस है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन आप चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। यह नेकचंद सैनिक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें कि यह सूखनाथ जिला के बिल्कुल निकट स्थित है। यहाँ कचरे से बनाई गई मूर्तियां और कलाकृतियां भी पाई जाती हैं। फिर 52वें संविधान संशोधन का विषय क्या है आखिर? तो 52वें संविधान संशोधन में दल बदल विधेयक शामिल है। आप देखोगे कि 1985 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। और ये क्यों पारित किया गया था? क्योंकि इधर से उधर लोग राजनीतिक दल बदल पे अंकुश लगाने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जो उस दल को छोड़ के जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा किंतु किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पार्टी पे वो चुनाव लड़के जीतते हैं और फिर बाद में उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उन लोगों पे ये कानून लगता है, जो कि 52वें संविधान संशोधन में बताया गया था। अब देखो मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो ये 4 भाषाएं हैं आपकी बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो उसमें 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये आप लोग नोट करके रखोगे, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम बात करें संविधान निर्माण के समय तो सिर्फ 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो सन 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवन उपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज एक रोवर भेजा है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाथ फाइंडर। अब देखो पाथ फाइंडर जो है ये एक रोवर है जिसको नासा ने यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने भेजा है। कब? सन 2003 से लेके 4 के बीच में ये मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था जिसका नाम था पाथ फाइंडर। उसके द्वारा भेजे गए चित्रों से मंगल ग्रह पर विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद आता है नेफ्रोलॉजी में संबंधित में से किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखो नेफ्रोलॉजी में ना हम वृक्क का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। वृक्क शरीर को स्वच्छ रखते हैं और ये हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले तथा शरीर में
पानी, तरल पदार्थ, खनिज का नियमन करते हैं। कचरे को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर भी निकालने का काम करते हैं। तो नेफ्रोलॉजी में हम वृक्क का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है 91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। ठीक है, यह क्या सीमा है? तो ये है आपकी संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। देखो क्या होता था ना, पहले कोई सरकार जीत के आती थी, ठीक है, गवर्नमेंट बनती थी और वो अपने हिसाब से कितना भी मिनिस्टर्स बना देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जितने भी जीत के आएंगे, ठीक है, उसका सिर्फ 15% ही लोगों को मिनिस्ट्री बनाया जाएगा। आप इसी 15% में आप कोई सी भी मिनिस्ट्री बनाओ, ठीक है, और किसी भी टाइप की मिनिस्ट्री बनाओ, बट वो 15% के लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कब किया गया था? आपके 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। फिर इसके बाद आता है कि उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। तो ये है आपकी बाम। ठीक है, ईरान में जगह है, अभी आप लोग बहुत सुनते भी होंगे इसको, बाम को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बमबारी भी हो रही है आजकल। तो ईरान के बाम नगर में सन 2004 में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता की बात करें तो 6.5 मापी गई थी, और उसमें लगभग 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, फिर कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। अब अगर हम बात करें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, तो इसमें सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमको पुराणों से मिलता है। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 18 होती है। ठीक है, पुराणों की संख्या अगर कोई पूछे तो 18 है, जिनमें से 5 जो है वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण है। इन पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है आपकी मत्स्य पुराण। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? अब देखो इसमें मैचिंग कराया है और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये तो ठीक है। निशान बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है आपका, ये भी ठीक है। लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी का जो आत्मकथा है, इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, अब देखो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की अगर बात करें तो ये 1925 से लेकर 1929 के बीच में लिखी गई थी। ये नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही थी। ठीक है, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ यानी कि गुजरात में हुआ था। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, इस तरह की कुछ आदि प्रमुख पुस्तकें इनकी मिलती हैं। अब फिर कह रहा है कि कौन अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था? तो वो है आपके एमसी मेहता और बनाम भारत संघ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत पूर्ण देयता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको आप लोग लर्न रखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है चंद्रप्रथा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रथा मृगवन आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे आपका पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चार वेदों में शामिल नहीं है? अब देखो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो आयुर्वेद है ये इन चार वेदों में शामिल नहीं है। ठीक है, बल्कि ये उपवेद माना जाता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें चार वेदों के बारे में जिक्र है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये हमें मिलने देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें आयुर्वेद, तो ये औषधि विज्ञान एवं रोगों के निदान से संबंधित है। ठीक है, वस्तुतः यह अथर्ववेद का ही भाग है। ये आपके अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, अतः यह वेदों की श्रेणी में इसको काउंट नहीं किया जाता है। वेदों की श्रेणी में सिर्फ चार ही हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, फिर इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसको 1961 से आरंभ किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए नगद भी दिया जाता है। और अधिकतम आप 15 खिलाड़ियों को या फिर उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। अब त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से क्या है? जिसमें साम्यक आचरण, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, इसी को मिला के हम त्रिरत्न बोलते हैं।
जिसको त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। त्रिमूर्ति और त्रिगुण भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को वैदिक धर्मों में त्रिमूर्ति कहा गया है। वहीं रजस, सत्व, सत और तमस गुणों को त्रिगुण कहा गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म, त्रिरत्न आपका जैन धर्म, त्रिमूर्ति आपका भागवत धर्म और त्रिगुण आपका, आप यहाँ पे देखोगे कि रजस, सत्व, तमस गुणों को त्रिगुण कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है। तो पवित्र धर्म पुस्तक जो इनकी है सिखों की, वो है आपकी गुरु ग्रंथ साहिब। कह रहा है सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि जो सिखों के पांचवें गुरु थे, उन्होंने किया है। इसकी रचना 1604 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसमें अनेक निर्गुण और सूफी संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। प्रतीक के रूप में अगर हम देखें तो आज गुरुद्वारों में इसकी पूजा की जाती है तथा सभी पवित्र अवसरों पर इसका पाठ अनिवार्य माना जाता है। फिर इसके बाद आता है भारत में भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो वो है आपकी सरोजनी नायडू को बोला जाता है। अगर हम बात करें भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर, लौह महिला जिसको हम आयरन लेडी बोलते हैं तो वो है इंदिरा गांधी, और भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल वो है आपकी पीटी उषा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जब भी हैजा रोग होता है तो उससे हमारी आंत प्रभावित होती है। कह रहा है ना यहाँ पे, विब्रियो कॉलरी एक जीवाणु है जो एंटेरोटॉक्सिन, ठीक है, कॉलरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है और जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। और इस रोग का लक्षण अधिक दस्त है। तो अगर अधिक दस्त आ रहा है तो इससे क्या है, यह एक हैजा रोग का भी वो हो सकता है, जिससे हमारी छोटी आंत सबसे पहले प्रभावित होती है। फिर इसके बाद है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी वर्ष है। तो वो है आपकी 30 वर्ष। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है तो वो राज्यसभा की सदस्य की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम तो 30 साल होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो अग्निगृह आपका पारसी धर्मावलंबियों का पूजा गृह माना जाता है। ईसाइयों का क्या है, चर्च है। यहूदियों का क्या है, इनका है सिनेगर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ बट इनका सिनेगर ही है शायद। फिर मुस्लिम का आप देखोगे कि मस्जिद जाते हैं, और पारसियों का क्या माना जाता है, अग्निगृह। ठीक है, फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है। तो कहाँ पे स्थित है, सबसे नीचे आप देखोगे कि सत्यमेव जयते, आप देखोगे ना ऐसे अशोक ऐसे बना होता है राष्ट्र सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें ऐसे शेर होते हैं यहाँ पे तीन चार। ठीक है, चार एक पीछे होता है और सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो वही कह रहा है कि सबसे नीचे उसको अंकित किया गया है। फिर इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये है आपका मयूर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जो एक बहुत ही महान विजेता था, जिसने उत्तरी भारत पर ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत तक के राज्यों पर सफलतापूर्वक क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो वो है आपकी अचानक और बार बार बाढ़ का आना। ठीक है, अचानक और बार बार बाढ़ के आने की वजह से आप देखोगे कि अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के पतन का यही एक प्रमुख कारण बताया था, जहाँ जिसकी वजह से क्या हो जाता है, भूमि दलदली हो जाती है और अनेक बीमारियां वहां पे उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद आता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और जिसकी स्थापना किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, उसकी नहीं, सॉरी, यहाँ पे उसकी पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने किया था। ठीक है, जिसका नाम कुसुमपुर पहले था और उसको बाद में बदल के इन्होंने पाटलिपुत्र किया। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र को विशेष ख्याति मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्राप्त हुई थी, जब पाटलिपुत्र की समृद्धि और शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर कह रहा है कि पाटलिपुत्र हर्षवर्धन के पूर्व तक भारतवर्ष की राजधानी रही, जबकि हर्षवर्धन ने
कान्यकुब्ज को अपनी राज्य का राजधानी बनाया था। तो आप देखोगे कि जब तक हर्षवर्धन नहीं था तब तक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। जब हर्षवर्धन आया तो हर्षवर्धन ने राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा के कान्यकुब्ज लेके गया। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जैसे नाम से ही क्लियर है, ये चिकित्सा से संबंधित है। अगर हम बात करें, चरक आयुर्वेद का प्रखंड विद्वान था कनिष्क। ठीक है, जो कनिष्क के दरबार में थे राज्य वैद्य। देखो अब क्या कह रहा है, जो चरक है ना, ये जो प्रखंड विद्वान थे, ये किसके राज्य में रहते थे? कनिष्क के। ये एक राज्य वैद्य थे। राज्य वैद्य वो होते हैं जो आपके प्रोफेशनली उस समय के दरबार में रहते थे, उनको बोलते थे राजवैद्य। जिसने चिकित्सा संबंधी ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी, जिसमें आप देखो कि अनेक दुर्साध्य रोगों के निदान कैसे होगा, कैसे खत्म होगा, कौन से रोग का क्या इलाज है, ये सारी चीजों के बारे में इसमें बताए थे। फिर इसके बाद कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका जैव मंडल। अब देखो, जैव मंडल में ही आप देखोगे कि पृथ्वी का ये वो भाग होता है जहां पर जीवन पाया जाता है, इसीलिए नाम क्या है इसका? जैव। ठीक है, यह 3 अजैव मंडलों में है, जिसमें स्थल, जल और वायुमंडल। ठीक है, इसके बीच की अगर देखें तो क्रिया पत्र प्रतिक्रिया का ये एक परिमाण होता है, जिसमें आप देखोगे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, यह धरातल पर, महासागर एवं वायुमंडल तीनों में विस्तृत है, और इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर और विशाल वेल, पशु पतियां, वनस्पति सभी आते हैं। मतलब जितने भी जीवित हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो सारे जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं, जो आपके वाटर, लैंड या फिर एयर, एटमोस्फेयर कहीं भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो वो कहाँ पे किए थे? सिंगापुर में। ठीक है, अगर हम बात करें 1943 की, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे, और वहीं से क्या हुआ था? दिल्ली चलो का नारा दिया था इन्होंने, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। और यह सरकार 1944 से लेके 45 ईस्वी तक काम करती रही, किंतु 1945 में क्या होता है कि जापान की हार हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है ओपेक देश। ओपेक देश कौन से होते हैं? जहाँ इसमें बेसिकली खाड़ी देश है, और ये वो देशों का संगठन है जिस जहाँ पे खनिज यानी कि तेल मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा देश सर्वाधिक तेल का उत्पादन करता है? तो वो है आपका सऊदी अरब। अगर ओपेक देशों में देखा जाए तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा खनिज तेलों का उत्पादन करता है। ठीक है, और इसमें टोटल अभी कितने देश हैं? 15 देश हैं, जिसमें आप देखोगे कि 27% जो भी खनिज तेल होता है उसका उत्पादन अकेले सऊदी अरब करता है। फिर इसके बाद है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो ये आया था आपका महमूद गजनवी के साथ। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की, तो कह रहे हैं महमूद गजनवी जो थे, इसकी सेना के साथ अल बरूनी 10,017 से लेके 20 ईस्वी के बीच में भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था। वह खुरासान के खीवा का निवासी था। ठीक है, उसने भारत की यात्रा विवरण पर तहकीके हिंद नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें भारतीयों के रहन सहन, खान पान, इसका संपूर्ण विस्तृत वर्णन मिलता है हमें। उसने भारतवर्ष में रहकर संस्कृत भाषा सीखी और इसका अध्ययन किया, और वहीं तथा भारतीय से गणित और खगोल शास्त्र भी सीखा था इसने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण, देखो कह रहा है कि इनमें से किसी ने नहीं कराया था। क्यों? किसने कराया था? वो कराया था अकबर ने। ठीक है, बाबर ने नहीं कराया था, हुमायूं ने नहीं कराया था, जहांगीर ने, बल्कि कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना अकबर ने कराया था, और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। बट क्या था, वहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे था, और पानी की समस्या की वजह से इसने दोबारा आगरा आके शिफ्ट कर लिया अपनी राजधानी। ठीक है, कह रहा है कि आगरे से ये 22 मील दक्षिण में स्थित है, और यह नगर 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, जिसने 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बने रहने का भी गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, यह की प्रसिद्ध इमारत, यहाँ अब देखोगे बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था ना, वो यहीं पे है, फतेहपुर सीकरी में ही है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद कराया था। ठीक है, गुजरात विजय जब इन्होंने जीता था, तो उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आप देखोगे कि फिर कह रहा है कि यहाँ की इमारतें खंडहर में अब बदल रही हैं। ठीक है, इस शहर को 1986 में यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया था।
फिर इसके बाद है भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो कौन थे, तो ये है आपकी रजिया सुल्तान। अब देखोगे कि 1236 से लेकर 40 के बीच में रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इन्होंने गद्दी संभाली, ठीक है। और उनका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, ये एक अयोग्य शासक था, इसी के लिए रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। बट ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती और इनका हत्या कर दिया गया था, इनको शासन से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद आता है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है आपका 6 साल। अब देखो, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 6 लोग हैं, ठीक है, तो 2 साल के बाद सिर्फ 4 बचेंगे, 2 नए लोगों को ऐड किया जाएगा। फिर 2 साल के बाद सिर्फ 2 बचेंगे, फिर 2 और लोगों को ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से 6 साल तक ये कार्यकाल इनका होता है। फिर कह रहा उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं, किसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। आप देखोगे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, और इनको जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता है, इनको राज्यसभा के अध्यक्ष होने का मिलता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो पीडीएफ होगा इसका मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और मैं सन 2016 से लेके सन 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा सेपरेट सेपरेट वीडियो में। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।